हेलो बच्चों, मैं हूँ सुनीता सक्सेना और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डाइजेशन का सेकंड पार्ट। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था पूरी एलिमेंट्री केनाल, उसके डिफरेंट पार्ट्स और उसमें पाए जाने वाली जितनी भी पाचक जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं उसके बारे में। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो पाचन की क्रिया है उसको अलग अलग पार्ट्स में, एलिमेंट्री केनाल के अलग अलग पार्ट्स में किस प्रकार से होती है। तो डाइजेशन तो बच्चों आपको पता ही होगा, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वंस। जो भी जटिल भोजन हम ग्रहण करते हैं अपनी आहार नाल में, उसका अपने सरल अणुओं में टूटना। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ बकल कैविटी, जो हमारी मुख गुहा है। और ये चित्र भी मैंने इसीलिए बताया है कि पहले मैं बता चुकी हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर होता चले कि जैसे यहाँ पे हमारी होती है माउथ कैविटी, मुख गुहा। तो मुख गुहा में आपको पता है इसमें हमारे टीथ पाए जाते हैं, जीभ पाई जाती है और यहाँ पर पाई जाती हैं लार ग्रंथियाँ, सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सीक्रेट करती हैं सलाइवा को। और सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन नामक एंजाइम, साथ में म्यूसिन, ठीक है ना। तो इसी से लगा हुआ मैं आपको बताऊंगी कि बकल कैविटी में किस प्रकार से डाइजेशन होता है। जो सलाइवा है, सलाइवा हमारे भोजन में लिया गया जो स्टार्च है, जो कार्बोहाइड्रेट है, उसको यही टाइलिन किस में बदल देता है? माल्टोज में, इसके सरलतम रूप में ले आता है। और म्यूसिन जो है, जो भी फूड हमने यहाँ बकल कैविटी में लिया है उसको लुब्रिकेट करता है, उसको चिकनाहट प्रदान करता है, जिससे कि वो आसानी से बोलस के फॉर्म में हमारे आगे ईसोफेगस में बढ़ सके। फिर सेकेंड पार्ट जो आता है जो डाइजेशन में है वो है स्टोमक, जिसको हम बोलते हैं आमाशय। और इसमें सीक्रेट किया जाता है गैस्ट्रिक जूस। इसमें पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करते हैं। और इस रस में, गैस्ट्रिक जूस में, जठर रस में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, एंजाइम्स। और एंजाइम्स कौन कौन से रहते हैं? पेप्सिन एंड रेनिन, जो मेनली किसका डाइजेशन करेंगे वो आपको यहाँ बताती हूँ मैं। तो अब स्टोमक, डाइजेशन इन स्टोमक, इसमें क्या सीक्रेट हुआ? गैस्ट्रिक जूस हुआ। अब गैस्ट्रिक जूस में हमने देखा था कि यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? HCl। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शंस, कार्य अलग से पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो हाइड्रोक्लोरिक, चूंकि एसिड है, तो अभी तक हमने देखा था कि सलाइवा का जो pH है वो रहता है 6 से 7। तो यहाँ पर बहुत ही कम एसिडिक मीडियम रहता है। तो इसके प्रेजेंस में यहाँ आए हुए भोजन का, फूड का जो मीडियम है वो बहुत तेज अम्लीय हो जाता है, तो ये मेक्स एसिडिक मीडियम। दूसरा है भोजन में आए हुए जो दूसरे मतलब जो भी भोजन है उसको सड़ने से बचाता है, डिके करने से रोकता है। तीसरा है भोजन में आए हुए बैक्टीरिया, ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है जो भी एंजाइम जो अपनी इनएक्टिव स्टेट में थे, जैसे कि पेप्सिन, रेनिन, वो अभी कार्यशील नहीं थे, उनको ये एक्टिव बनाता है। और नेक्स्ट है जो भी हमारे भोजन में हार्ड पार्ट है उसको ये मुलायम बनाता है, कठोरता इसकी खत्म कर देता है, जिससे वो आसानी से पच सके। इसी के साथ फिर हम देखते हैं कि म्यूकस, म्यूकस का कार्य है कि जो एलिमेंट्री केनाल की जो भी इसकी वॉल है, स्टोमक की जो आंतरिक स्तर है, उसके ऊपर एक अपना प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे कि HCl की क्रिया इसके ऊपर ना हो सके, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को बचा के रखता है। नेक्स्ट है पेप्सिन और रेनिन, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। इसी के साथ इसमें गैस्ट्रिक लाइपेज भी पाया जाता है। लाइपेज यानी लिपोलिटिक एंजाइम, जो कि फैट्स का पाचन करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी तक इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर बहुत आंशिक रूप से फैट्स का डाइजेशन होता है। इसके बाद फिर आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देख रहे हैं कि इसमें यहाँ तक स्टोमक है, स्टोमक के बाद में फिर शुरू होती है हमारी छोटी आंत। छोटी आंत का पहला भाग होता है यू आकार का, जो है इसको हम बोलते हैं ड्यूडिनम। तो इस ड्यूडिनम में आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे यकृत पाया जा रहा है, यहाँ पे अग्नाशय पाया जा रहा है, जिसको कि हम पैनक्रियाज बोलते हैं। दोनों ही अपनी अपनी नलिकाओं के माध्यम से कहाँ पर खुल रहे हैं? ड्यूडिनम में। तो यहाँ से ये यहाँ पर जो बनने वाला पित्त रस है वो भी आके खुल रहा है, और पैनक्रियाज में बनने वाला पैनक्रियाटिक जूस है वो भी यहाँ पर आकर खुल रहा है। इसलिए हमको स्मॉल इंटेस्टाइन में दोनों ही के कार्य देखने पड़ेंगे। जो यकृत है, जो किसको बनाता है? बाइल जूस को। तो इसके फंक्शंस को मैं बता रही हूँ यहाँ पर। ये अभी तक हमने देखा था कि यहाँ पर आमाशय में चूंकि HCl पाया जाता है, HCl की प्रेजेंस के कारण यहाँ पर अभी तक जो अम्लीय माध्यम था उसको वो एल्कलाइन, क्षारीय माध्यम बना देता है, क्योंकि अब यहाँ पर छोटी आंत में जितने भी एंजाइम्स हैं वो अल्कलाइन मीडियम में ही कार्य करते हैं। इसलिए
इसके बाद अगला है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, बाइल जूस में चूँकि सॉल्ट्स रहते हैं, लवण रहते हैं, इसलिए ये लवण जो है जितना भी अभी तक फैट्स हमारे भोजन में पाया जाता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे कि उसका क्षेत्रफल बढ़ सके और इसमें एंजाइम्स पाए जाने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं वो अपनी क्रिया कर कर इसका पाचन कर सकें। ठीक है। फिर नेक्स्ट है जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया और बचे हुए रह गए थे अभी तक भोजन में उसको ही डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं बी और सी को छोड़कर ए, डी, ई, एन के इनका एब्जॉर्प्शन करता है। तो ये तो हो गए लिवर से निकलने वाला बाइल जूस। फिर होता है पैनक्रियास, तो पैनक्रियास से सीक्रेट होता है पैनक्रियाटिक जूस। ये मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, ये एकमात्र हमारे शरीर में पाई जाने वाली। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बता रही हूँ। तो इस पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या पाया जाता है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ये जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। और लाइपेज जो पाया जाता है इसमें, लाइपेज फैट्स के ऊपर क्रिया करके उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। फिर आता है इलियम वाला पार्ट, जो सबसे लंबा भाग होता है हमारी छोटी आंत का, वो है इलियम। इससे सीक्रेट होने वाला जो भाग है वो कहलाता है इंटेस्टाइनल जूस। बेटा इसको आपको सक्कस एंट्रिकस भी आप याद रखिए, कभी कभी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि इस जूस को क्या नाम है, सक्कस एंट्रिकस। और इससे सीक्रेट होने वाले जो एंजाइम्स हैं वो हैं तीनों हमारे जो भोजन के तीनों अवयव हैं, मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, इन तीनों का जो पाचन है वो यहाँ पर होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी छोटी आंत तक आते आते हमारे भोजन में उपस्थित जितने भी भोजन के अवयव हैं वो सभी टूट जाते हैं अपने सरलतम रूपों में। जैसे प्रोटीन्स टूट जाता है अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स टूट जाता है ग्लूकोज में, और फैट्स टूट जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो यहाँ तक हमने देखा कि हमारी छोटी आंत में आते आते पूरे पाचन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में पोषण का जो स्टेप है अवशोषण। अवशोषण मतलब ये है कि जितने भी पचे हुए ये सरलतम रूप हैं भोजन के, वो हमारी छोटी आंत में अंदर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। कैसे, क्यों कर लिए जाते हैं? क्योंकि इसमें पाए जाते हैं सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जो कि इसके क्षेत्रफल को कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे आसानी से उसमें पाई जाने वाली जो रुधिर वाहिकाएं हैं, रुधिर वाहिकाओं में बहने वाला जो रक्त है वो उनको अवशोषित कर लेता है, और उनको अवशोषित करने के बाद में उनको कोशिकाओं में पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से ये एब्जॉर्प्शन हो गया। जब एब्जॉर्प्शन हो गया, कोशिकाओं में हमारा भोजन जो है वो अपने सरलतम रूप में पहुंच गया, तो फिर होता है वहाँ पर स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में हम ये देखते हैं कि पचा हुआ जो भोजन है उसका अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। एनर्जी में हमको जितनी भी ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज देता है। प्रोटोजीव द्रव्य निर्माण में जो हमारी टूट फूट हो गई है कोशिकाओं में, उसमें जो नई कोशिकाएं बनती हैं उसमें हार्मोन्स हैं और भी अलग अलग तरीके से। और डाइजेशन में हम ये पढ़ते हैं कि जितना भी हमारे शरीर में अपचित भोज्य पदार्थ है वो यहाँ पर एक तो रेक्टम यहाँ पाया जाता है, जिसमें कि पानी का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, और इसी के साथ में यहाँ मलाशय में, रेक्टम में, और फिर रेक्टम से फिर जितना भी अपचित भोज्य पदार्थ है वो एनस के थ्रू बाहर इजेस्ट कर दिया जाता है। इस तरह से बच्चों मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से सरलतम रूप में, बिल्कुल सिंपलर वे में आपको समझ में आ जाए, और आप किसी तरह से भी कुछ भी पूछा जाए, चाहे तो HCl के कार्य पूछे जाए, चाहे लीवर के, पैनक्रियाज के, कहीं से कुछ भी पूछा जाए आपको पूरा क्लियर हो जाए। इसके बाद भी यदि आपको कुछ शंका है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। मैं हर संभव कोशिश करूंगी कि आपको सेटिस्फाइड कर सकूं। बच्चों अभी तक हमने प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ा, और अब अगली वीडियो में मैं आपको रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगी।